हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने जीएस का लेक्चर लेकर के हाजिर हूँ। पिछली बार जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मैं आपके सामने जीएस का लेक्चर लेकर के आऊँगा। मेरा नाम है कमल सोनी और मैं आपको जीएस में क्या-क्या पढ़ाऊँगा, मैंने आपको ये भी बताया था। जीएस के अंदर जो हमने टॉपिक उस टाइम पे स्टार्ट किया था, वो था हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने एक टॉपिक चालू किया था उस टाइम पे, उसका नाम था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी हिंदुस्तान आई थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और इन यूरोपियंस को हिंदुस्तान में आने की क्या जरूरत पड़ी, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा रिकैप आपको उन कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो उस टाइम पे मैंने आपको दिया था लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो दोस्तों, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में हमने पढ़े थे कि कौन कौन सी कंपनीज हिंदुस्तान आई थी। हिंदुस्तान में दोस्तों सबसे पहले आई थी पोर्चुगीज, दूसरे पे डच, तीसरे पे ब्रिटिशर्स, चौथे पे थे डेन्स, पांचवे पे थे फ्रेंच। दोस्तों, ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान क्यों आई थी? क्योंकि दोस्तों 1453 में कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर उस्मानी शासक जो कि तुर्क के राजा थे, उन्होंने हमला कर दिया था। और उस जो रूट था जो यूरोप को हिंदुस्तान से जोड़ता था, उस रूट को बंद कर दिया था। क्योंकि जो ये तुर्क शासक था, ये यूरोप के अंदर अपने ट्रेड की मोनोपोली क्रिएट करना चाहता था। उसकी वजह से इसको काफी फायदा होता था। इसकी वजह से उसने एक तो सी रूट था, जिसकी वजह से जो सी रूट हिंदुस्तान को यूरोप से जोड़ता था, उस पे भी कुस्तुनतुनिया उस पे भी उस्मानी शासक ने अपना अधिकार कर लिया था। और जो बाय रोड था, उसके ऊपर भी उसने अधिकार कर लिया था। और उनका जो कट ऑफ कर दिया था हिंदुस्तान के साथ यूरोपियंस का। तो अब यूरोप में जब अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है किसी भी कंपनी की, आपको पता है कि वो अपना जो सामान है वो कितने ही महंगे दामों पर बेच सकते हैं। इसकी वजह से यूरोप में जो मसालों का दाम है वो बढ़ चुका था। और जो यूरोपियंस थे, उनको इसका काफी ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता था। तो इसकी वजह से जो वहाँ के राजा थे यूरोप के, उन्होंने फैसला किया कि हम एक नया रास्ता खोजेंगे हिंदुस्तान तक पहुंचने का और अपना ट्रेड डायरेक्ट अपना हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा था कि कौन कौन हिंदुस्तान के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकले थे। सबसे पहले बार्थोलोम्यू डाइस निकला था 1487 में। 1487 में जो बार्थोलोम्यू डाइस आया था, वो हिंदुस्तान तक नहीं पहुंच सका था। वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था और केप ऑफ गुड होप आकर वापस चला गया था। क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाया था समुद्र के अंदर इतने दिनों तक, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान तक पहुंच जाए। और उसको रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए वो यहीं से वापस लौट गया था। और केप ऑफ गुड होप दोस्तों आपको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका सबसे सदर्न पार्ट जो है, उसको ही केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो जो दूसरा आदमी वहां से स्पेन से स्पेन की राजधानी मैड्रिड से चल कर आया था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और आपको पता ही होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस जब हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था, तो उसका जो जहाज था वो बीच ही रास्ते में, समुद्र के बीच रास्ते में उसका जहाज दिशा भटक कर नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया था। और नॉर्थ अमेरिका पहुंचने के बाद जिस जगह पे वो पहुंचा था, उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया था। क्योंकि दोस्तों वो हिंदुस्तान के रास्ते की खोज करने निकला था और वो पहुंच गया था अमेरिका। और वो वेस्ट में चला गया था, जबकि आना था उसको ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जो आया था वो आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1497 में लिस्बन से निकला था। और वो किस तरीके से हिंदुस्तान तक पहुंचा था, कौन कौन से रास्ते से पहुंचा था और उसने रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां महसूस करी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आइए एक बार और जान लेते हैं। वो सबसे पहले लिस्बन से निकलकर पहुंचा था केप ऑफ गुड होप तक। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने के बाद वो नवंबर में वहां पहुंचा था। और वहां का जो समुद्र में करंट्स काफी ऊंचियां उठ रही थी, इसकी वजह से उसको बहुत कठिनाई हो रही थी हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए। तो वो वहां से रास्ता पूछ करके और थोड़ा सामान भर करके और फ्रेश वाटर लेकर के आगे चला। और आगे वो पहुंच गया मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद वो पहुंचा बिलिंडी। बिलिंडी में उसने एक नेविगेटर की हेल्प ली, जो कि अरबी नेविगेटर था। और वो काफी
अपने निपुण था, काफ़ी नेविगेशन में काफ़ी निपुण था और वो हिंदुस्तान का रास्ता जानता था। तो जो पोर्चुगीज़ थी, जो वास्को डी गामा था, उसने उसकी हेल्प ली और हिंदुस्तान तक पहुंचने का रास्ता पूछा और उसने उसको रास्ता बताया। उसका नाम था अहमद इब्न माजिद। उसने उसको वास्को डी गामा को रास्ता बताया और वो हिंदुस्तान तक पहुंचा। जहाँ पर वास्को डी गामा पहुंचा था, उसका उस वो कोचीन में पहुंचा था और उस फोर्ट का नाम था कप्पा कडाबू, जो कि आज का कोझीकोड़ा है। उसके बाद वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ के जो लोकल शासक था, जिसका नाम था जैमुरिन, उसने उसका स्वागत किया। ये जो स्वागत जैमुरिन का करना पोर्चुगीज का, जो अरबी ट्रेडर्स थे उनको भाई नहीं, और उसने जैमुरिन को कहा कि वो पोर्चुगीज के साथ ट्रेड ना करे। उसके बाद जो वास्को डी गामा था, वो हिंदुस्तान 1498 में पहुंचा था और वो चला 1497 में था। वो यहाँ पर 20 मई 1498 को हिंदुस्तान पहुंचा था और वो यहाँ पर एक साल रुका। वो यहाँ पर एक साल रुका और 1499 में गोवा के बंदरगाह से वापस चला गया और वापस जाते वक्त वो अपने शिप में ब्लैक पेपर्स को लेकर चला गया, जिस ब्लैक पेपर को बेचकर उसने पोर्चुगीज में यूरोप में 60 गुना दाम पर 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। तो दोस्तों, आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस शिप के अंदर बैठ करके वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल। ये भी मैंने आपको बताया था। वास्को डी गामा जिस शिप में आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, ये जो सबसे पहली बार हिंदुस्तान पर आने के लिए निकला था, ये लगभग 170 मेंबर्स निकले थे और ये वापस जब जा रहा था, इसको इतनी कठिनाई हुई थी रास्ते में। जब ये वापस पहुंचा तो ये सिर्फ 53 मेंबर्स बचे थे। इन 53 मेंबर्स में, इन 170 मेंबर्स में एक इसका रियल ब्रदर भी था, जिसका नाम था पाउल, जिसकी स्कर्वी की वजह से डेथ हो गई थी। स्कर्वी की वजह से डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं कि जो वास्को डी गामा था, वो किसका पैगाम लेकर के हिंदुस्तान आया था। उसका नाम था डॉन हेनरिक। जो वास्को डी गामा, डॉन हेनरिक, जिसको कहा जाता था प्रिंस हेनरिक द नेविगेटर। ये जो था दोस्तों, ये पोर्चुगीज का राजा था। इसका ही पैगाम लेकर के ये हिंदुस्तान पहुंचा था और यहाँ पर आकर के जैमुरिन से ट्रेड की बात की थी। दोस्तों, अब जानते हैं जो सेकंड पोर्चुगीज आया था हिंदुस्तान में, वो था रीच इंडिया। उसका नाम था, जो दूसरा पोर्चुगीज इंडिया में आया था, उसका नाम था दोस्तों, दोस्तों दूसरा पोर्चुगीज जो हिंदुस्तान में आया था, उसका नाम था दोस्तों पेड्रो
पेड्रो एल्वेरिज कैब्रियल। ये दोस्तों खाली हाथ नहीं आया था हिंदुस्तान में, ये अपने साथ 13 शिप के साथ आया था। और इन शिप में ये जो हिंदुस्तान के बेशकीमती मसाले हैं उनको भर के लेके जाने वाला था। लेकिन जो दोस्तों इसने सबसे पहले आते ही एक काम किया था, इसने मित्रता की थी कोचिन और कुन्नूर के राजा के साथ। मित्रता की यानी कि फ्रेंडशिप की। ये सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था और कोचीन और कुन्नूर के राजा के साथ फ्रेंडशिप की। ये इसलिए इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था क्योंकि ये सबसे पहली फैक्ट्री को यहीं पे स्थापित करना चाहता था। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों बता दूं मैं आपको, ये 1500 में आया था, सन 1500 में आया था। और दोबारा वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया लगभग 1502 में। वास्को डी गामा दोबारा हिंदुस्तान आया था 1502 में। और एक साल बाद यानी कि 1503 में कोचीन में 1503 में 1503 में ये कोचीन में आया था। और कुन्नूर में जो सबसे पहली फैक्ट्री थी दोस्तों वो कोचीन में स्टैब्लिश की गई थी। और जो सर दोस्तों दूसरी फैक्ट्री थी वो 1505 में स्टैब्लिश की गई थी कुन्नूर में। सेकंड फैक्ट्री दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद 1505 में कुन्नूर में फर्स्ट सेकंड सॉरी दोस्तों सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी 1505। फिर इसके बाद उसके बाद दोस्तों ये बताता हूँ मैं आपको। 1505 में कुन्नूर में सेकंड फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लिया था। जो सबसे पहला जो सबसे पहला गवर्नर बन के आया था हिंदुस्तान में, फर्स्ट गवर्नर, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो फर्स्ट गवर्नर आया था दोस्तों वो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फर्स्ट गवर्नर था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये दोस्तों 1505 से लेकर के 1509 तक हिंदुस्तान में, इंडिया में फर्स्ट गवर्नर बनकर आया था। दोस्तों जो हिंदुस्तान में आकर इसने सबसे पहला काम किया था वो था दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तान में आकर के इसने ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी। स्टेब्लिश की थी दोस्तों। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इसमें इसने अरेबियन सी पे
अरेबियन सी में पोर्चुगीज नेवी स्टैब्लिश की थी। इसकी वजह से दोस्तों इसने मोनोपोली क्रिएट कर ली थी कि कोई भी। तो दोस्तों इसने सबसे पहले हिंदुस्तान में आकर के पोर्चुगीज नेवी को स्टैब्लिश किया था। दोस्तों इसने यही काम किया था। तो दूसरा, इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता था, सागर का स्वामी। इसको सागर का स्वामी भी कहा जाता था। दोस्तों इसके बाद आया था सेकंड गवर्नर। उसका नाम था अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों सेकंड गवर्नर जो था वो, उसका नाम था अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। अल्फेंसो डी अल्बुकर्क ने ये दोस्तों 1509 से लेकर 1515 तक हिंदुस्तान पर, 1509 से लेकर 1515 तक हिंदुस्तान में सेकंड गवर्नर बनकर रहा था। सेकंड गवर्नर बन के रहा था पोर्चुगीज का। दोस्तों इसने जो सबसे पहला काम किया था हिंदुस्तान में आकर के, इसने हिंदुस्तान में आकर के जो सती प्रथा थी उसके ऊपर प्रोहिबिशन किया था। प्रोहिबिटेड सती प्रथा। दोस्तों तो दोस्तों इसने हिंदुस्तान में आकर के सबसे पहले प्रोहिबिट किया था सती प्रथा को, और इसको रियल फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इसको रियल फाउंडर ऑफ ईस्ट
तो दोस्तों इसने प्रोहिबिट किया था सती प्रथा को, और इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज अंपायर कहा जाता है इन इंडिया। दोस्तों इसने हिंदुस्तान में आकर के, ये सबसे पहले हिंदुस्तान में दोस्तों 1503 में आया था। इसने ये एज ए गवर्नर तो 1509 से लेकर 1515 में आया था, लेकिन सबसे पहले ये 1503 में हिंदुस्तान में आया था, और इसने यहाँ पर कोचीन के अंदर कोचीन में एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। फोर्ट का फॉर्मेशन किया था। दोस्तों ये सेकंड गवर्नर जो था, ये 15 इसकी डेथ 1515 में हिंदुस्तान में ही हो गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि ये ये वो सबसे पहला गवर्नर था पोर्चुगी का जो जिसकी डेथ हिंदुस्तान में हुई थी। दोस्तों वैसे तो वास्को डी गामा भी हिंदुस्तान में ही, उसकी भी डेथ हिंदुस्तान में ही हुई थी। वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 बार आया था। सबसे पहले वो आया था 1498 में, दूसरी बार वो आया था 1502 में, और तीसरी बार वो आया था 1524 में। 1524 में जब वो हिंदुस्तान आया था तो उसकी डेथ हिंदुस्तान में ही हो गई थी। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो दोस्तों ये जो गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने सबसे पहले 1510 में 1510 में इसने 1510 में इसने बीजापुर पे अटैक किया, और वहां के राजा यूसुफ यूसुफ और बीजापुर में अटैक किया। इसने बीजापुर पे अटैक किया, और वहां के राजा यूसुफ यूसुफ आदिल शाह पर अटैक किया, और इसने गोवा को हथिया लिया। यहाँ पर इसने इसको गोवा को हथियाया, और इसको अपनी गोवा को हथियाया। और ये जो यूसुफ आदिल शाह था, इस पर अटैक करके इसने गोवा पर अधिकार किया और इसको यहाँ से भगा दिया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा गवर्नर है, थर्ड गवर्नर, वो आता है वो 1515। जो थर्ड गवर्नर दोस्तों वो हिंदुस्तान में, जो पोर्चुगी का थर्ड गवर्नर दोस्तों वो हिंदुस्तान में आता है। जो थर्ड गवर्नर दोस्तों वो हिंदुस्तान में आता है, उसका नाम था नीनो डी बूना। ये 1534 से लेकर 1529 से लेकर 1535 तक, 1529 से लेकर 1535 तक हिंदुस्तान में रहता है। और दोस्तों ये जो नीनो डिबूना था, इसने ही सबसे पहले अपनी जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, कैपिटल को शिफ्ट किया था कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया था।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने जो पोर्चुगी अंपायर की कैपिटल को कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया था, तो दोस्तों वो थर्ड गवर्नर था नीनो डी कोना। इसका जो कार्यकाल था वो 1529 से लेकर 1535 तक ये हिंदुस्तान में रहा था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसने कोचीन में अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया और इसने 1534 में बेसिन को अपने बेसिन पर अधिकार किया। और 1535 में व्यू पर भी अधिकार किया। दमन दमन को दोस्तों दोस्तों दमन दमन को इसने दमन पर अधिकार किया था। और दोस्तों ये 1535 तक नहीं, 1538 तक हिंदुस्तान में रहा था। दोस्तों मैं आपको एक बार बताना भूल गया, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसी के नाम पर जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जो आम है, जो विश्व प्रसिद्ध है, जो मैंगोज हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उनका नाम इसी गवर्नर के बेसिस पे रखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ गवर्नर थे जो हिंदुस्तान में ऐसे जो पोर्चुगीज से आए थे। दोस्तों एक और गवर्नर था पोर्चुगी का, वो फोर्थ गवर्नर था दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, आपको एक बार मिटा देता हूँ। दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहना। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये कृपया अपनी कॉपी में उतारे। ये सारे जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के बेसिस पर ये आपको देखने को मिलेंगे अपने पेपर के अंदर। कृपया करके इन सबका नोट्स बनाएं और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। तो दोस्तों एक फोर्थ गवर्नर जो मैं आपको लिखवा रहा था यहाँ पे, फोर्थ गवर्नर दोस्तों जो फोर्थ गवर्नर था दोस्तों, उसका नाम था गार्सिया नारोना। गार्सिया डी नारोना। दोस्तों ये 1538 से लेकर 1559 तक हिंदुस्तान में रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये फोर्थ गवर्नर था गार्सिया गार्सिया 1538 से लेके 1559 तक हिंदुस्तान में फोर्थ गवर्नर बन गया था। दो 1545 में सिलोन पर जो भी आज में श्रीलंका था।
जो कि आज भी श्रीलंका इस पर, और 1500 इसने दमन पर अधिकार किया था। दोस्तों मेरे से कि यहाँ पर दमन आएगा, यहाँ पर ड्यू आएगा, इसने ड्यू पर और इसने दमन पर अधिकार किया था। दोस्तों मेरे से ये मैंने सोचवा दिया, और इसका इसने हिंदुस्तान में सिर्फ इतना ही काम किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एम्पायर 1498 1961 तक हिंदुस्तान में रहा। 1961 में इंडियन आर्मी के वो यहाँ से बाहर खदेड़ा था, पोर्चुगीज को यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। इनका आखिरी में ये दमन दीव और गोवा में ही सिमट कर रह गए थे। बाकी पूरे हिंदुस्तान से इनका आधिपत्य स्थापित जो करा कर इन्होंने। तो दोस्तों 1961 में जब इनको यहाँ से गोवा, दमन एंड दीव को हमने यूटी का दर्जा दिया था। और में हमने आर्टिकल 371 के तहत गोवा को 25th स्टेट का दर्जा दिया। 25th स्टेट का दर्जा दिया। दोस्तों पोर्चुगीज ने एक कार्टेज सिस्टम चलाया था जिसका नाम था कार्टेज। पोर्चुगीज ने कार्टेज आर्माडा इसको इसके तहत क्या होता है दोस्त बताता हूँ। जो भी अरेबियन सी के अंदर आता था उसे पोर्चुगीज नेवी से परमिशन लेनी होती थी। ये काफिला सिस्टम दोस्तों ये था कि काफिला जो भी अरेबियन सी में आता था उसको हिंदुस्तान की तट तक लाना और हिंदुस्तान की अरेबियन सी से बाहर ले जाना। इनके साथ एक नौसेना का बेड़ा होता था, काफिला होता था, जो इनको हिंदुस्तान में लाता था और बाहर छोड़ के आता था। इस पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान के साथ कोई भी एक्सप्लोजिव का व्यापार नहीं कर सकता था। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था पोर्चुगीज के बारे में। हमें आते हैं वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम कल डच के बारे में पढ़ें। डच हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान में आकर क्या क्या किया था। तो दोस्तों आज
कृपया करके हमारे लेक्चर को दूसरों जो स्टूडेंट है जो पैसे दे के नहीं पढ़ सकते उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, ये मुहिम जो हमने आपके लिए चला रखी है ये आपको कैसी लगी?